एक मकान के ऊपर थोड़ा बहुत काम होता है और उस काम के लिए एक मजदूर को वहाँ पर बुलाया जाता है। घर का जो नौकर होता है वह मजदूर को बुलाकर लाया था और उसके बाद जो मजदूर होता है वह वहाँ पर काम करने लगता है। मजदूर की उम्र तकरीबन 31 साल है और वह वहाँ पर दिल लगाकर काम करता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उस घर की जो विधवा मालकिन होती है, जिसकी उम्र भी तकरीबन 30-31 साल ही रही होगी, वह वहाँ पर आती है और जैसे वो उस मजदूर को देखती है तो एक बार तो आगे की तरफ निकल जाती है, लेकिन जब थोड़ी आगे जाने के बाद उसका चेहरा उसके दिमाग में घूमता है तो एकदम से वापस मुड़ती है और मुड़ने के बाद उसकी तरफ देखकर कहने लगती है कि राकेश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इसके बाद यहाँ पर जो मजदूर बड़ी शिद्दत से काम कर रहा था वह अपनी नजरें उठाकर उस मालकिन की तरफ देखता है और देखते ही एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और जैसे ही रात का समय होता है, यहाँ पर मजदूर की छुट्टी का समय हुआ था, तो यहाँ पर जो मालकिन होती है वह उस मजदूर से उसका फ़ोन नंबर मांग लेती है। कौन थी वह मालकिन और किस वजह से उस मजदूर को जाना पहचाना करती थी और किस वजह से उसने उसका फ़ोन नंबर लिया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है सुनीता। सुनीता के घर में उसका एक बड़ा भाई है, उसके माता पिता हैं और सुनीता घर की छोटी बेटी है। सुनीता लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ी की गई है और वह अपने माता पिता और अपने भैया भाभी की काफ़ी ज़्यादा लाडली है। सुनीता के पड़ोस में एक गरीब व्यक्ति का घर होता है, जिस व्यक्ति का नाम बीरपाल होता है और बीरपाल के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम नीरज होता है और छोटे बेटे का नाम राकेश होता है। अब पड़ोस का जो बीरपाल होता है वह मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। इधर यहाँ पर जो सुनीता के घर वाले होते हैं उसके पिता सरकारी नौकरी में है और उसका भैया भी जो है वह प्राइवेट नौकरी किया करता है। तो यहाँ पर उनके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में उन्होंने अपने घर में कई कमरे ऐसे बना रखे हैं जिन कमरों के अंदर किराएदार रहा करते हैं और किराए का पैसा भी उनके पास आया करता है। लेकिन फिर भी जो सुनीता के माता पिता होते हैं उनका बीरपाल के परिवार से घर तक का आना जाना होता है। अब यहाँ पर जब इन दोनों परिवारों का घर तक का आना जाना होता है तो जो सुनीता होती है वह राकेश की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि ये दोनों एक ही उम्र के हैं और एक साथ खेला कूदा करते हैं। जैसे ही उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है तो यहाँ पर इन दोनों को महसूस हो जाता है कि ये दोनों शायद एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, क्योंकि अब तक ये एक दूसरे से केवल दोस्ती ही समझा करते थे। लेकिन बड़ा होने के साथ साथ इन्हें महसूस होता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सुनीता और राकेश दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती हैं, ये बातें गांव में इधर उधर लोगों को पता चल जाती हैं। अब जैसे ये बातें गांव में इधर उधर लोगों को पता चलती हैं तो उसके बाद ये बातें घूमते घूमते सुनीता के बड़े भाई तक भी पहुंच जाती हैं। और जब सुनीता का बड़ा भाई ये सुनता है तो उसके बाद अपनी बहन को धमकाता है पहले तो, और जब बहन को धमका लेता है तो उसके बाद अपने पिता को लेकर सीधा पड़ोस के ही व्यक्ति बीरपाल के घर जाता है और वहां पर उसके बेटे की उससे शिकायत करता है। कहता है कि देखो, अगर हम चाहें तो तुम्हारे बेटे को रातों रात कहीं पे भी गायब कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और तुम अपने बच्चे को समझा लो, आज के बाद वो इस गांव में दिखना नहीं चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बीरपाल होता है वह उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। कहता है कि भैया कोई बात नहीं, गलती हो गई और मेरे बेटे ने ही तो गलती की है ना। मैं बिल्कुल भी अपने बेटे को अब इस गांव के अंदर दिखने नहीं दूंगा और मैं उसे अभी के अभी यहाँ से कहीं बाहर भेज दूंगा। यहाँ पर जो पिता होता है वह राकेश से कहने लगता है कि बेटा ऐसा कर, तू यहाँ से अपनी मौसी के यहाँ पर चला जा, जो कि पास ही के शहर में रहा करती है, और दोबारा से कभी भी इस गाँव में मत आना, क्योंकि तुम्हारे बारे में सब कुछ उनको पता चल गया है और ये तूने जो कुछ भी किया है ये बहुत ही गलत है। वो लोग कितने अच्छे हैं, उनकी बेटी से तू इस तरह से प्यार नहीं कर सकता और ये गलती तूने बहुत गलत की है। इसके बाद यहाँ पर जो बीरपाल का बेटा राकेश होता है उसे भी ये बात महसूस होने लगती है कि गांव से गांव उसने ऐसा करके बहुत गलत कर दिया है, और उसके बाद वो अपने पिता की बात मानकर वहां से अपने मौसी के वहां पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह वहां पर रहने लगता है, लेकिन मन ही मन यहाँ पर जो बीरपाल का बेटा राकेश होता है वह सुनीता को बहुत ज्यादा चाहने लगा था और उसे उसकी बहुत ज्यादा याद आती है। इधर यहाँ पर जो सुनीता होती है उसका भी यही हाल होता है, वह भी काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि अब वह राकेश से नहीं मिल पाती है।
इसके बाद यहाँ पर जो सुनीता के घर में किराएदार रहा करते थे उनमें से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सोनू होता है, और सोनू राकेश को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था और दोनों हम उम्र के थे। तो यहाँ पर सोनू के घर में एक लड़की का जन्म होता, उसके बड़े भाई की एक लड़की हुई थी और उस लड़की के होने की खुशी में यहाँ पर वो अपने दोस्तों को एक पार्टी दे रहा था। तो इसीलिए वह अपने दोस्त राकेश के पास भी जाता, पहले तो उसके घर जाता है। जब घर वालों से पूछता है कि वो कहाँ है तो वो उसे बता देते हैं कि वो तो अपनी मौसी के यहाँ पर रहा करता है शहर के अंदर, और अगर तुम्हें मिलना है तो तुम वहीं पर जा सकते हो। बीरपाल के कहे अनुसार वह सीधा उसकी मौसी के यहाँ पर चला जाता है और वहां जाकर उसे बताता है कि यार ऐसे ऐसे है, मेरे भाई को लड़की हुई है और लड़की होने की हमें बड़ी खुशी हुई है क्योंकि 3 पीढ़ियों के बाद हमें लड़की हुई है और इस लड़की के लिए हम लोग पार्टी दे रहे हैं और तुझे भी उस पार्टी में जरूर आना है। अब यहाँ पर जो राकेश होता है उसको तो गाँव में आने से पिताजी ने मना कर रखा था, लेकिन कहीं दूसरी ओर उसके दिल में ये बात भी घूम रही थी कि अगर एक बार इस पार्टी में चला गया तो उसके बाद सुनीता से मुलाकात हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर जो राकेश होता है वह सोनू से कह देता है कि ठीक है भाई, मैं जरूर आऊंगा और तू चिंता मत कर, मैं उसी दिन सीधा तुम्हारे ही पर आऊंगा। गांव में तुम्हें नहीं आ सकता, तुम्हें पता ही है क्या मैटर चल रहा है, लेकिन तुम्हारे वहां पर आकर वहीं से वापस लौट आऊंगा। सोनू उसे निमंत्रण देकर वहां से वापस लौटाता है और इसके बाद जो राकेश होता है वह उस दिन अच्छी तरह से तैयार होता है और उसके मन में आशा थी कि वह सुनीता से कैसे न कैसे करके मिल ही लेगा। और उसके बाद जैसे ही वो सोनू की उस पार्टी में पहुंचता है तो वहां पर इधर उधर घूमती हुई उसे सुनीता भी दिख जाती है और सुनीता भी राकेश को देख लेती है। अब जैसे दोनों एक दूसरे को इतने दिनों बाद देखते हैं, क्योंकि अब तक राकेश को यहां से जाए हुए तकरीबन 6 महीने हो गए थे, तो उसके बाद दोनों से नहीं रहा जाता और दोनों इशारों में एकांत में मिलने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो राकेश होता है वह थोड़ी देर में पार्टी में सम्मिलित होता है और उसके बाद वहां से बाहर निकल आता है इशारा करके सुनीता से और पासी के खेत के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। इधर यहाँ पर जो सुनीता होती है उसे भी इशारा समझ में आ गया था और जो सुनीता होती है वह भी वहां से चुपके से निकल आती है। लेकिन इन दोनों के बारे में जो पिता धर्मवीर होता है उसे पता चल जाता है और जब बेटी घर के अंदर नहीं मिलती तो अपने बेटे को बुलाता है और उसे बताता है कि बेटी अभी अभी तो यहाँ पर थी लेकिन घर में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। बेटा पूछता है कि क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हो, यहीं पर कहीं गई होगी। लेकिन तभी पिता कहता है कि बेटा वो लड़का यहां पर आ गया है। अब इस बात को सुनने के बाद सुनीता का जो बड़ा भाई होता है वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आज तो इसकी खैर नहीं, चलते हैं अभी कभी और जहां भी ये मिलेगा मैं इसे इस दुनिया से विदा कर दूंगा। ऐसा कहकर यहां पर दोनों बाप बेटे अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर निकलते हैं और निकलने के बाद सीधा उसी खेत की तरफ चले जाते हैं जहां पर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि आज अगर वो मिल जाएगा तो उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये बातें बीरपाल यानी कि जो राकेश का पिता होता है उसे भी पता चल जाती है और वह उनके सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि भाई साहब कोई बात नहीं, गलती होगी बच्चे से और मैं इसे ऐसा समझा दूंगा, ये आज के बाद कहीं भी नहीं मिलेगा और बिल्कुल भी आप ऐसी चिंता मत करो। इस बात को कहते हुए जब उनके पीछे चल रहा था तो यहाँ पर खेत के अंदर जो सुनीता और राकेश होते हैं उन दोनों को ये आवाज सुन जाती है और जैसे ही आवाज उन दोनों को सुनती है तो जो सुनीता होती है वो एकदम से रोते हुए राकेश से कहने लगती है कि राकेश भाग जाओ, वरना मेरा जो भाई है ना वो तुम्हें इस दुनिया से विदा कर देगा। क्योंकि कई बार जब घर के अंदर ऐसी छोटी मोटी बातें हुई थी, कहीं से राकेश का नाम आया था तो यहाँ पर सुनीता के बड़े भाई ने बोल दिया था कि अब तो वो चला गया है, लेकिन पिताजी अगर दोबारा से मुझे दिखा तो उसके बाद मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुनीता है वह काफी ज्यादा डर गई थी और इसी वजह से वो उससे कह देती है कि तुम भाग जाओ और बिल्कुल से भूल कर भी यहाँ पर मत आना और कहीं भी मत दिखना। इस बात को सुनकर जो राकेश होता है वह भी डर जाता है और अपनी प्रेमिका से अंतिम विदाई लेकर खेत की दूसरी तरफ से जैसे तैसे कूद फांग कर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर जो राकेश है वो तो निकल गया था और जो सुनीता होती है उस खेत से बाहर निकलती है। जैसे पिता और भाई उसे देखते हैं तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं, उसे धमकाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो सुनीता है वो कहने लगती है कि मैं तो सोच के लिए आई थी, वो दरअसल पेट में गड़बड़ हो गई है। इसके बाद यहाँ पर जो भैया और पिता होते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता है और वो पूरे खेत को इधर उधर से छानते हैं, लेकिन अब तक जो राकेश था वह वहां से फरार हो चुका था और उसका कोई भी अता पता ना तो उसके माता पिता को होता है और ना ही उन लोगों को होता है। यहाँ पर सुनीता का जो भाई होता है वह कहने लगता है राकेश के पिता से, कहता है कि अब तो तुम्हारा बेटा भाग गया है, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी तो छुपेगा, मैं उसे वहीं से ढूंढकर इस दुनिया से विदा कर दूंगा। यहाँ पर पिता बीरपाल हाथ जोड़ता रहता है, लेकिन वो उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और कह देता है कि एक बार हमने इसे माफी दे दी थी, लेकिन उसके बाद ये तो सर पर ही चढ़ गया।
यहाँ पर इस बात को सुनकर जो पिता बीरपाल होता है वह राकेश की मौसी के घर पर खबर कर देता है और कहता है कि राकेश अगर यहाँ पर आए तो उसे यहाँ से भेज देना, क्योंकि अगर बेटा जिंदा रहेगा तो ठीक है, अगर वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो उसके बाद क्या ही कर सकते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बीरपाल होता है जैसे अपनी मौसी के यहाँ पर जाता है तो उसका जो मौसा होता है वो उसे कुछ पैसे देता है और कहने लगता है कि बेटा ये ले पैसे और कहीं भी चला जा, लेकिन यहाँ पर लौट कर मत आना और ना ही अपने गाँव में जाना, क्योंकि वहां पर जो तुमने काम किया है उस काम की वजह से तुम्हारी जान के पीछे एक लड़का लगा हुआ है। इस बात को सुनकर यहाँ पर राकेश समझ जाता है और उसके बाद वहां से सीधा दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जाकर वह जिस तरह से उसका पिता मजदूरी किया करता है उसी तरह से मजदूरी करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर राकेश को रहते हुए लगभग 12 साल बीत जाते हैं और फिलहाल राकेश की उम्र 31 साल हो जाती है। राकेश मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करके उन पैसों से अपना गुजारा किया करता और दिल्ली के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहा था। ना तो वह आज तक भी गाँव की तरफ गया है और ना ही किसी गाँव के व्यक्ति से उसने कोई भी कॉन्टेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर आने के तकरीबन 6 महीने बाद उसने एक व्यक्ति से थोड़ा सा कांटेक्ट किया था और उसके बाद उस व्यक्ति ने उस टाइम पर तो उसे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद अचानक से उस व्यक्ति की खबर आती है और वो कहता है कि फौरन से अपनी जगह को बदल दो। यहाँ पर सुनीता के भाई को ये बात पता चल गई है। तो उसके बाद से राकेश पूरी तरह से डर जाता है और डर के कारण अब ना तो अपने गाँव में कॉन्टेक्ट करता है और ना ही अपनी मौसी के यहाँ पर जाता है। लेकिन राकेश के दिमाग में बार बार सुनीता का ख्याल आया करता है और इसी वजह से राकेश 32 साल का होने के बावजूद भी ना तो किसी से शादी करता है और ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है। वो मेहनत मजदूरी किया करता और इतने पैसे कमा लिया करता कि जिन पैसों से उसका गुजारा हो जाए और उन पैसों को खत्म करने के बाद दोबारा से मजदूरी पर चला जाया करता। इसी तरह से उसकी दिनचर्या बीत रही होती है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से उसके पास जब वह लेबर चौक पर खड़ा हुआ था एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति उसे एक कोठी की थोड़ी सी मरम्मत का काम करने के लिए बोलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो कहने लगता है कि देखो साहब, मैं मिस्त्री तो नहीं हूँ, मैं तो केवल मजदूर हूँ और मजदूरी मैं कर सकता हूँ। लेकिन तभी वह व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, तो मजदूरी कर लेना, वहाँ पर ज़्यादा काम भी नहीं है, बस थोड़ा सा मसाला इधर से उधर लगाना है और इतना तो शायद मजदूर भी कर सकता है। इस बात को सुनकर जो राकेश होता है वह कहता है कि ठीक है, ये काम मैं कर तो दूंगा, लेकिन मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ठीक है, 200 क्या, मैं तुम्हें 300 रुपये दूंगा, लेकिन तुम्हें अकेले कोई काम करना होगा और दूसरे मजदूर को मैं नहीं लेकर जाऊंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर राकेश तैयार हो जाता है और उसके बाद वह व्यक्ति उसे लेकर दिल्ली के एक पोस्ट एरिया की एक कोठी के अंदर ले जाता है। कोठी जो कि ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक कोठी थी और अच्छी तरह से बनी हुई थी। वहां पर दरअसल जो चौक था, चौक के अंदर जो सबमर्सिबल होती है उसको निकाला गया था किसी काम के लिए और उस सबमर्सिबल के ऊपर थोड़ा सा मसाला लगाना था और वहां पर छोटा मोटा मरम्मत का काम और भी था। अब राकेश वहां पर जाता है, सभी सामान आया हुआ था और उस सामान को लेकर उस काम को तैयार करने लगता है। धीरे धीरे लगभग दोपहर होता है और दोपहर के समय उस घर के अंदर जो उस घर की मालकिन होती है, जो कि विधवा है और जिसका नाम होता है सुनीता, वह बाहर से आ रही थी और जैसे ही वो बाहर से आती है तो एकदम से राकेश को देखते हुए वह अंदर की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे थोड़ी आगे बढ़ती है तो एकदम से यहाँ पर जो मजदूर होता है उसकी शक्ल उसके दिमाग में घूमती है और जैसे उसकी शक्ल उसके दिमाग में घूमती है तो उसके बाद वह एकदम से रुक जाती है। रुकने के बाद वह मुड़कर देखती है और जैसे वो मुड़कर देखती है तो एकदम से राकेश को पहचान लेती है, क्योंकि यह सुनीता और कोई नहीं, वही सुनीता है जिससे कभी राकेश बेइंतहा प्यार किया करता था और दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटा करते थे। अब यहाँ पर जैसे सुनीता को दिखता है कि ये राकेश है तो उसके बाद वह फौरन से वहां पर आती है और कहती है कि राकेश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद जो राकेश अभी तक अपनी धुन में लगा हुआ था वह अपना सर उठाता है और सर उठाने के बाद जैसे ही यहाँ पर सुनीता की तरफ देखता है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन फिर वह अपनी आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहने लगता है कि सुनीता, मैं तो यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सुनीता कहती है कि मेरा ही तो घर है, मेरा ही घर है, इस घर के अंदर मैं रहा करती हूँ और यहीं पर मेरी शादी हुई थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राकेश होता है वो एकदम से चुप रह जाता है और कहता है कि चलो अच्छा हुआ, ये तुम्हारा ही घर है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस काम को जल्दी से कर दूंगा और कोई भी परेशानी नहीं है, तुम अपना काम देखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस सारे काम को मैं निपटा दूंगा। ऐसा कहकर वह अपने काम में लग जाता है। इधर जो सुनीता होती है वह वहां पर थोड़ी देर खड़ी तो रहती है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि शायद हो सकता है इतने साल हो गए हैं, इसकी शादी हो गई होगी और इसी वजह से ये मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो सुनीता होती है वो फिलहाल तो अंदर चली जाती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद चाय लेकर राकेश के लिए आती है और उसे चाय देकर उससे बातचीत करने लगती है।
राकेश जो होता है वह भी सुनीता से बातचीत करने लगता है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पा रहा था और इस बात का यहाँ पर सुनीता अलग ही मतलब निकालने लगती है। धीरे धीरे गांव की बातें चलती हैं और सुनीता जो होती है वह उससे पूछती है कि तुम गांव में क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर राकेश बता देता है कि तुम्हारा भाई तो मेरी जान के पीछे पड़ा था तो मैं कैसे आ सकता था। इसके बाद यहाँ पर जो राकेश होता है वह सुनीता से पूछता है कि मेरे जाने के बाद गाँव में क्या क्या हुआ और तुम्हारी शादी कैसे कैसे हो गई। तो उसके बाद सुनीता अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बीता है मुझ पर। इसके बाद राकेश पूछने लगता है कि क्या क्या बीता है, जरा मुझे भी तो बताओ। यहाँ पर जो सुनीता है वो उसे बताने लगती है कि जब तुम गांव से चले गए थे तो उसके बाद मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी और तुम्हारी बात ये पूरे गांव में फैल गई थी और उसके बाद कोई भी रिश्ता मेरे लिए नहीं आता है। जब भी कभी शादी की बात हुआ करती और रिश्ते वाले नहीं आया करते तो यहाँ पर मेरे भैया और मेरे पापा मुझ पर बुरी तरह से पिटाई लगा देते हैं और उनकी पिटाई को खाकर मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो ढेर सारे रिश्ते आते और अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो जाती। इस बात को लेकर गांव के अंदर ये बात पूरी तरह से फैल जाती है और घर वाले मेरी शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पर जो मेरा भाई होता है वह जैसे तैसे करके अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालकर दिल्ली में इस अमीर लड़के को ढूंढता है जिसकी शादी पहले हो चुकी थी और इसकी उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन उन्हें कैसे भी करके मेरी शादी करनी थी क्योंकि गांव में मेरी वजह से बदनामी हो रही थी। तो इसी वजह से वो लोग इसी व्यक्ति से मेरी शादी कर देते हैं। हालांकि मैं उनसे कहती भी हूं कि ये तो काफी ज्यादा बूढ़ा है, लेकिन वो लोग मेरी एक बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने बिल्कुल भी कुछ भी कहा तो फिर देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग यहाँ पर मेरी शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद साफ साफ बोल देते हैं कि आज के बाद गांव से तुम्हारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है और तू ना तो एक बार भी गांव आएगी और ना ही हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें यहीं पर रहना है, चाहे तुम्हारे साथ जो भी हो या ना हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा कहकर वो लोग सुनीता को इस घर के अंदर छोड़ जाते हैं और सुनीता यहाँ पर रहने लगती है। उस टाइम पर सुनीता की उम्र 22 साल होती है, लेकिन इस व्यक्ति की उम्र जिससे उसकी शादी हुई थी इसकी 44 साल होती है। और यहाँ पर शादी होने के बाद सुनीता खुश तो बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में यही लिखा हुआ था, इसी को नियति समझकर वह इसके साथ ही रहने लगती है। जो इसका पति होता है वह ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहा करता है और तभी एक दिन अचानक से जब शादी को 2 साल बीतते हैं तो 2 साल बाद उसका जो पति था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद इस सारी प्रॉपर्टी की जो मालकिन होती है वह सुनीता बच जाती है। अब रुपया पैसा दौलत शोहरत तो काफी ज्यादा थी, लेकिन सुनीता का मन नहीं लगता है और बार बार सुनीता को राकेश की याद आया करती है और अपने परिवार की याद आया करती है। अब परिवार वालों ने भी साफ साफ बोल दिया था कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से सुनीता फैसला करती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने पति के बिजनेस को चलाऊंगी क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी तो वो है ही। इसके बाद जो सुनीता है वो अपने पति के बिजनेस को चलाने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आंसू को पहुंचते हुए वह हंसते हुए कहने लगती है कि खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सुनाओ तुम कैसे चल रहे हो और क्या हो रहा है तुम्हारा और कहां पर रहा करते हो। उस दिन के बाद क्या हुआ था जरा मुझे भी बताओगे। तो इसके बाद जो राकेश होता है वह अपनी पूरी कहानी उसे बता देता है और जब सुनीता को पता चलता है कि इसने अभी तक शादी नहीं की है तो उसके बाद वो कहने लगती है कि सच में ही तुमने शादी नहीं की। तो यहाँ पर राकेश कहता है कि नहीं, शादी करने का कभी मन ही नहीं किया, किसी और लड़की से भला मैं कैसे शादी कर सकता था। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों ही आंखों में उनमें ढेर सारी बातें हो जाती हैं और यहाँ पर जो राकेश होता है वह और भी ढेर सारी बातें उससे करता है। बातचीत करने के बाद धीरे धीरे जब शाम हो जाती है और शाम के समय राकेश वहां से जाने लगता है तो उसी समय सुनीता राकेश का नंबर मांगने लगती है। इसके बाद जो राकेश होता है वह भी उसे अपना नंबर दे देता है बिना कुछ पूछे कि तुम नंबर क्यों मांग रही हो, क्योंकि दोनों आंखों ही आंखों में ढेर सारी बातें कर चुके थे। और इसके बाद यहाँ पर इन दोनों की बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अकेले हैं। ना तो राकेश सुनीता से कहता है और ना ही सुनीता राकेश से कह पाती है क्योंकि सुनीता तो एक विधवा है और वह भला अपनी तरफ से कैसे कह सकती है। इसके बाद धीरे धीरे जब इनकी बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने तक ये कई बार मिल चुके थे तो एक दिन अचानक से यहाँ पर जो राकेश है वही हिम्मत करता है और कहने लगता है कि सुनीता क्या हम दोबारा से एक नहीं हो सकते। इस बात को सुनते ही सुनीता मानो इसी बात का वेट कर रही हो, वो कहने लगती है कि राकेश ये बात सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं कह पा रही थी क्योंकि मैं विधवा थी और मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलने को मिला है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा तुमसे कहूं और कहीं तुम इस बात का बुरा ना मान जाओ। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम दोनों एक होकर रह सकते हैं और अब तो तुम्हें मजदूरी करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास कंपनी है, उस कंपनी में तुम आराम से रह लेना क्योंकि मेरे पति का इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई भी नहीं था और मैं जब मेरे पति इस दुनिया से चले गए हैं तो इस सब कुछ की मालकिन मैं ही हूं। उसके बाद सुनीता और राकेश आज तक भी दिल्ली के अंदर उसी घर के अंदर रहा करते हैं और आज तक गाँव में इस बात के
बारे में कानो कान किसी को खबर भी नहीं है। ये कहानी हमें राकेश ने ही भेजी है। हालांकि इनके नाम और जगह के नाम हमने बदल दिए हैं ताकि इनकी प्राइवेसी को कोई भी नुकसान ना हो सके। तो दोस्तों ये थे आज की कहानी। आपके जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।